आज आज एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाएगी जिसका नाम है न्यूक्लियस केंद्रक। इसके पहले सेल मीन्स कोशिका के जितने भी टॉपिक थे वो आपको पढ़ा दिए गए थे। अब उसके आगे नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। इसमें आपको पढ़ना ये है कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की खोज किसने की थी और केंद्रक कितने भागों में बटा होता है, केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो जी हाँ, हम आपको आज बताएंगे कि केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, इसकी खोज किसने की थी और यह कितने भागों में बटा हुआ होता है। पहले हम आपको फिगर के माध्यम से इसकी जानकारी करवा देते हैं। तो ये हमारा फिगर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? फिगर किसका? न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस का मीन्स केंद्रक का। देखिए, केंद्रक जो है इसके चारों तरफ दो परतें हमको दिखाई देती हैं। दो परतें दिखाई देती हैं। एक परत को हमने नाम दे दिया आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी परत को हमने नाम दे दिया इनर मेम्ब्रेन। अगली बात आती है, आपको रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कहीं पे स्पेस दिखाई पड़ रहा है, उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस पोर मीन्स केंद्रक छिद्र। फिर बात आती है, एक मध्य में भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका। और इसके अंदर एक जाल के समान संरचना हमको दिखाई पड़ रही है, उसको हमने नाम दे दिया क्रोमेटीन। क्या? क्रोमेटीन। और ये जो बाहरी परत है इस पे छोटे छोटे हमको कण दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। तो चलते हैं अपने नए या नेक्स्ट टॉपिक पर कि न्यूक्लियस है क्या। तो देखिए, ये जो केंद्रक होता है यह कोशिका के अंदर एक कोशिकांग के रूप में पाया जाता है। अगली बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने की थी। लेकिन कब की थी? तो की थी सन 1831 ईस्वी में। फिर बात आती है कि केंद्रक जो है इसको कोशिका का कंट्रोल रूम माना जाता है, कंट्रोल रूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कोशिका में होने वाली सभी जैव क्रियाओं का नियमन करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम माना जाता है। अगली बात यदि हम करें तो जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोट सेल होती हैं, उसमें केंद्रक की संख्या 1 पाई जाती है। न्यूक्लियस जो नंबर होते हैं वो 1 होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सेल होती हैं जैसे स्तनधारी की सेल में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं तथा पौधों की परिपक्व चालनी नलिकाएं तथा नीली हरी शैवाल, इनमें केंद्रक की जो संख्या होती है उनका अभाव होता है। क्या होता है? अभाव। और इस प्रकार की सेल को हम प्रोकैरियोट सेल के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक का स्ट्रक्चर। केंद्र की संरचना। जब केंद्र की संरचना पढ़ेंगे तभी तो हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो हमको पढ़ना है अब केंद्र की संरचना। जी हाँ दोस्तों, अब हमको पढ़ना है न्यूक्लियस की संरचना, केंद्र की संरचना। तो ये इस केंद्र की संरचना के बारे में हमको क्या करना है? अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, इसमें मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस में कितने भाग पाए जाते हैं? तो 4।
तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस में 4 भाग पाए जाते हैं। अब देखिए 4 भाग है कौन कौन से। तो जो आपका पहला भाग है, कौन सा? पहला भाग है आपका आवरण। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक आवरण। न्यूक्लियस आवरण ये पहला भाग है। कौन सा भाग है? पहला भाग केंद्रक आवरण। दूसरे भाग की बात की जाए कि दूसरा भाग कौन सा है, तो ये है न्यूक्लियस प्लाज्मा। ये दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य मीन्स न्यूक्लियस प्लाज्मा या केंद्रक द्रव्य। तीसरे भाग की बात की जाए तो तीसरा भाग है न्यूक्लोलस मीन्स केंद्रिका। क्या? तीसरा भाग है केंद्रिका। और चौथे भाग की बात की जाए तो चौथा भाग है क्रोमोटिड्स या क्रोमोटीन। क्रोमोटीन लिख लो, क्रोमोटीन। ये 4 भाग पाए जाते हैं। अब देख लीजिए यहां पे केंद्रक के चारों ओर 4 भाग। केंद्रक में कितने भाग? 4 भाग पाए जाते हैं। एक तो है न्यूक्लियस आवरण, केंद्रक आवरण। तो हमने आपको दिखाया है कि केंद्रक आवरण ये जो भाग है, ए वाला, ये है न्यूक्लियस आवरण। न्यूक्लियस आवरण, ठीक। तो हम कह सकते हैं केंद्रक के चारों ओर हमको दिखाई पड़ रही 2 झिल्लियां हैं, 2 परतें हैं। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण है ये वाला, ये हम कह सकते हैं दोहरी परत का होता है। किस परत का होता है? दोहरी। दोहरी झिल्ली का, दोहरी परत का होता है। इसकी जो बाहरी परत है, इसकी कौन सी? बाहरी परत को आप क्या कहोगे? तो इसकी बाहरी परत को, ये जो बाहर की परत है, इसको हमने नाम दिया था, इस बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन। क्या दिया था? आउटर मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं इसकी बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और भीतरी परत को, इसको, और भीतरी परत को इनर मेम्ब्रेन। भीतरी परत को क्या कहा जाता है? इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो दोनों परतें होती हैं मीन्स बाहरी और जो भीतरी, ये जो दोनों परतें ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है
लिपोप्रोटीन की, किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि जो केंद्रक ये आवरण है, ये आवरण दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की जो परत होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो दोनों झिल्लियां होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए ये जो बाहरी झिल्ली है, मीन्स न्यूक्लियस की जो बाहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली आपको दिखाई पड़ रही ना, तो न्यूक्लियस की जो बाहरी झिल्ली है, यहां पे लिख देते हैं न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली पर आपको कुछ दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे कण, इनको राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तथा ये जो बाहरी झिल्ली है, कौन सी बाहरी झिल्ली? यहां पे देखिए हमने ये बाहरी झिल्ली दिखाई कि ये बाहरी झिल्ली है और इस बाहरी झिल्ली पे छोटे छोटे कण हैं जिनको राइबोसोम कहते हैं। और बाहरी झिल्ली पर कुछ ऐसी संरचना, उभार के रूप में संरचना है, इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी झिल्ली होती है, न्यूक्लियस की जो बाहरी झिल्ली होती है, न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। क्या होती है? जुड़ी होती है या मिली होती है। अगली बात आती है कि ये जो झिल्ली है, न्यूक्लियस की जो झिल्ली है, इस झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पोर कहते हैं। इतना आपके समझ में आया होगा कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, इन दो झिल्लियों से ढका हुआ होता है। दोनों झिल्लियां लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो आउटर मेम्ब्रेन और जो आंतरिक झिल्ली होती है इनर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली पे राइबोसोम के कण लगे होते हैं और ये दोनों झिल्लियां होती हैं, इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको न्यूक्लियस पोर कहा जाता है। अब ये न्यूक्लियस जो पोर होते हैं, एक केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। केंद्रक द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो हम कह सकते हैं ये जो केंद्रक आवरण है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इस केंद्रक द्रव्य में डीएनए, आरएनए, खनिज लवण इत्यादि पदार्थ उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस प्लाज्मा है तो हम कहेंगे केंद्रक
आवरण, केंद्रक आवरण के अंदर तरल पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें डी एन ए कामा आर एन ए कामा खनिज लवण उपस्थित होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब अगली बात आती है केंद्रिका। अगली बात क्या आती है, केंद्रिका। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका क्या है, देखिए ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बीच में एक ठोस पदार्थ होता है जिसको केंद्रिका कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। और केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम का संश्लेषण करना। केंद्रक द्रव्य के अंदर ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ को केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। इसका कार्य समझ लीजिए, पूछा जाता है कि केंद्रिका का कार्य क्या होता है। तो ये जो केंद्रिका है, इसका कार्य, इसका कार्य राइबोसोम का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण करना होता है। तो ये आपकी समझ में केंद्रिका भी आ गया कि जो केंद्रक है, इसके केंद्रक द्रव्य में एक ठोस पदार्थ होता है जिसको केंद्रिका कहा जाता है, और केंद्रिका का कार्य होता है राइबोसोम का संश्लेषण करना। लास्ट भाग बचा है आपका क्रोमेटीन, क्रोमेटीन या क्रोमेटिड्स। ये जो क्रोमेटीन है, जो जाल के रूप में संरचना है, तो ये पढ़ लेते हैं क्रोमोटीन। देखिए भैया, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर धागे के समान एक संरचना पाई जाती है। केंद्रक के अंदर धागे के समान गुथी हुई, एक दूसरे से लिपटी हुई एक संरचना होती है जिसको क्रोमेटीन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। तो देखिए, जैसे केंद्रक है, तो इस केंद्रक के अंदर इस प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचना, और इसी को कहा जाता है क्रोमेटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटीन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान, न्यूक्लियस के अंदर धागे समान। भाई ये धागा है, धागे समान संरचना को
क्रोमोटीन, क्या? क्रोमोटीन कहते हैं। अब ये जो क्रोमोटीन है, ये जो क्या है क्रोमोटीन, इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन क्या होगा? डिवीजन मीन्स ये जो क्रोमोटीन है इसमें डिवीजन होगा, विभाजन होगा। जब विभाजन होगा तो ये हो जाएंगे मोटे, क्या हो जाएंगे? मोटे और छोटे, मोटे और छोटे। फिर निर्माण किसका करेंगे? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। गुणसूत्र का क्या कर लेते हैं? निर्माण। क्रोमोसोम मीन्स होता है गुणसूत्र। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि क्रोमोटीन क्या होते हैं। तो ये केंद्रक के अंदर धागों के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमोटीन कहते हैं। अब इस क्रोमोटीन में विभाजन की क्या होती है? क्रिया होती है। जब विभाजन की क्रिया होती है तो ये छोटे और मोटे हो जाते हैं तथा क्रोमोसोम या गुणसूत्र का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ये जो गुणसूत्र शब्द आया है इसकी खोज, गुणसूत्र की खोज स्टार वर्गर ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? स्टार वर्गर ने की थी। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि केंद्रक क्या है, केंद्रक का कार्य क्या होता है, केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इससे पहला क्वेश्चन बन सकता है केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक सेल में उपस्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन बन सकता है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन बन सकता है केंद्रक को कोशिका का क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि केंद्रक सेल के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करता है। धन्यवाद।